कॉग्निजेंट एकेडमी के फिजिक्स क्लास में आप सबों का स्वागत है। आज के वीडियो का टॉपिक है बायोट-सेवर्ट्स लॉ। तो बायोट-सेवर्ट्स लॉ से एक्चुअली हम लोगों को क्या मिलता है ये हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। लेकिन बायोट-सेवर्ट्स लॉ को जानने से पहले हम लोग थोड़ा ओस्टर्स के उस एक्सपेरिमेंट के बारे में देखेंगे थोड़ा, जिससे हम लोगों को पता चलेगा कि बायोट-सेवर्ट्स लॉ में एक्चुअली हम लोग पाते क्या है, राइट। तो जो ओस्टर्स था उसने अपने एक्सपेरिमेंट में बताया कि अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसके थ्रू करंट एक्चुअली पास कर रहा है, अगर उसके पास में अगर हम लोग कोई मैग्नेटिक निडल करते हैं, कोई भी निडल रखते हैं, तो निडल जो है वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होता है। कब? जब करंट फ्लो करता है। तो अब करंट का डायरेक्शन को अगर हम लोग चेंज करते हैं या फिर ओरिएंटेशन ऑफ मैग्नेटिक निडल को चेंज करते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि मैग्नेटिक निडल जो है ईच एंड एवरी केस में एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करता है। तो अगर ये जो निडल है वो डिफ्लेक्ट कर रहा है, वो इस बात का प्रमाण है कि whenever an electric current passing through a conductor, a magnetic field developed around it। तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है उसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, एक्चुअल में बायोट-सेवर्ट्स लॉ इसी मैग्नीट्यूड के बारे में बताता है। जहां तक सवाल है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन के डायरेक्शन का, तो उस डायरेक्शन को हम लोग राइट हैंड थंब रूल के जरिए निकाल सकते हैं। तो आज का विषय है बायोट-सेवर्ट्स लॉ। तो सबसे पहले हम लोग देखें इसका जो स्टेटमेंट है वह क्या है, देन आफ्टर हम लोग इसका डेरिवेशन भी देखेंगे इस वीडियो में, और आपको ये बताऊंगा कि सिर्फ और सिर्फ एक इक्वेशन के जरिए पूरे के पूरे बायोट-सेवर्ट्स लॉ को आप आसानी से याद रख सकते हो, राइट। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे बायोट-सेवर्ट्स लॉ जो है वो एक्चुअल में है क्या, उसकी स्टेटमेंट को समझेंगे, राइट। सपोज करिए वी हैव एक कंडक्टर, ठीक है, XY जो है वह एक कंडक्टर है, और ये कौन सा कंडक्टर है, एक ऐसा कंडक्टर जो करंट कैरी कर रहा है। तो इसको हम लोग बोलेंगे करंट कैरिंग कंडक्टर, राइट, CCC, राइट, करंट कैरिंग कंडक्टर। तो XY के थ्रू सपोज करिए इलेक्ट्रिक करंट I पास कर रहा है। तो अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर के एक छोटे से पार्ट को लिया जाए, तो उस छोटे से पार्ट को हम लोग बोलते हैं करंट एलिमेंट। एक करंट कैरिंग कंडक्टर होगा और उस करंट कैरिंग कंडक्टर का एक छोटा सा पार्ट अगर आप कंसीडर करते हो तो उसको बोला जाता है करंट एलिमेंट। इनफैक्ट ये जो करंट एलिमेंट है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की वैल्यू क्या होगी, यही हम लोगों को बायोट-सेवर्ट्स लॉ से मिलेगा, राइट। तो सपोज करिए एक छोटा सा करंट एलिमेंट, छोटा सा करंट एलिमेंट जो है AB हमने लिया। AB क्या है, एक करंट एलिमेंट है। करंट एलिमेंट इन द सेंस एक करंट कैरिंग कंडक्टर का एक छोटा सा पार्ट। अब यहां पे देखिए इसका जो मेन पॉइंट है वह है C। C क्या है, इसका मेन पॉइंट है। किसका मेन पॉइंट है, तो ये जो करंट एलिमेंट है इसका मेन पॉइंट है। अब यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि ये जो करंट एलिमेंट है उससे R डिस्टेंस पे अगर हम लोग देख रहे हैं, R डिस्टेंस पे एक पॉइंट जो है वो P है। क्या है, P है। ये करंट एलिमेंट से R डिस्टेंस पे हम लोगों का एक पॉइंट P है। अब यहां पर देखिए ये जो करंट एलिमेंट है इससे R डिस्टेंस पे हम लोग देख रहे हैं एक पॉइंट P है। इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की वैल्यू क्या होगी, ये हम लोगों को मिलता है किसके जरिए, तो बायोट-सेवर्ट्स लॉ के जरिए। अब यहाँ पे देखो ये जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है वो जो है इस लाइन के साथ, यानी कि जो लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन करंट एलिमेंट टू द ऑब्जर्वेशन पॉइंट है इसके बीच में एक एंगल बना रहा है थीटा। ये जो करंट एलिमेंट है इसका लेंथ को हम लोग ले रहे हैं dl, राइट। अब आते हैं लॉ पे कि ये मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन जो है वो कितना होता है अकॉर्डिंग टू बायोट-सेवर्ट्स लॉ, राइट। It states that the magnetic field induction at a point due to a current element, the magnetic field induction, that is dB, at a point due to a current element is directly proportional to the magnitude of the electric current।
यानी कि dB जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, I। तो ये कितना करंट फ्लो करेगा इस बात पे डिपेंड करेगा कि मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की वैल्यू कितनी होगी, यानी कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है उस पे डिपेंड करेगा कि मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का वैल्यू कितना होगा। दूसरा क्या है, तो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट ए पॉइंट ड्यू टू ए करंट एलिमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द करंट एलिमेंट। ये जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ ऑफ द करंट एलिमेंट। मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन is also directly proportional to the sine of the angle theta, sine of the angle theta made in between the direction of electric current and the line joining between current element to the observation point। आप डायरेक्टली भी बोल सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू sin थीटा, और ये थीटा जो है ये तो आपने डायग्राम में मेंशन किया ही हुआ है। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a square of the linear distance between current element to the observation point। यानी कि ये जो पूरा का पूरा लॉ है बस इतना ही है, राइट। मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट ए पॉइंट ड्यू टू ए करंट एलिमेंट इज नंबर 1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द करंट एलिमेंट, directly proportional to the sine of the angle theta made in between the direction of electric current and the line joining between current element to the observation point, and inversely proportional to a square of the linear distance between current element to the observation point। अब इसको हम लोग कंबाइन कर देंगे। अगर इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर दे रहे हैं ऑन कॉम्बिनेशन, तो अभी देखिए हम लोगों को क्या मिलेगा, तो dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा I dl sin थीटा बाई r। dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो क्या हो गया, I dl sin थीटा बाई r²। अब जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे हमेशा हम लोग यहां पर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को रखते हैं, तो यहां पर dB इज इक्वल टू k I dl sin थीटा बाई r² आ जाएगा। ये हो गया हम लोगों का इक्वेशन नंबर 1। तो dB जो है कितने के बराबर हो गया, k I dl sin थीटा बाई r², where k is a constant of proportionality। जहां पर k जो है वह constant of proportionality है, depending upon the nature of medium present between current element to the observation point। ये जो करंट एलिमेंट है और जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है इन दोनों के बीच में जो नेचर ऑफ द मीडियम होगा उस मीडियम पे इस k का वैल्यू डिपेंड करता है। अब देखिए यहां पर k का वैल्यू क्या होगा, हियर k इज इक्वल टू, अगर हम लोग बात करें तो ये होता है म्यू नॉट म्यू आर बटा 4 पाई। क्या होगा, म्यू नॉट म्यू आर बाई 4 पाई। म्यू नॉट को क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस। म्यू नॉट क्या है, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस। म्यू आर क्या है, रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम। अभी यहां पे देखिए, हेंस इक्वेशन 1 बिकम्स, इस तरह से अगर आप देखो तो इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, तो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू आई dl साइन थीटा बाई r²। ये हो जाएगा हम लोगों का इक्वेशन नंबर 2। देख रहे हो क्या हो गया, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर बाई 4 पाई इंटू आई dl साइन थीटा बाई r²। अब यहां पे देखिए फॉर एयर और वैक्यूम, अगर हम लोग एयर और वैक्यूम के लिए अगर हम लोग बात करें तो यहां पर म्यू आर का वैल्यू 1 होता है। इस तरह से अगर देखा जाए तो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई dl साइन थीटा बाई r² हम लोग लिख सकते हैं, एंड दैट इज इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए यहां पर जो म्यू नॉट बाई 4 पाई है इसका वैल्यू होता है 10 टू द पावर -7। कितना होगा, 10 टू द पावर -7। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो dB इज इक्वल टू 10 टू द पावर -7 इंटू आई dl साइन थीटा बाई r²। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। तो dB इज इक्वल टू क्या हो गया, 10 टू द पावर -7 आई dl साइन थीटा बाई r²।
समटाइम्स ये जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है उसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए पूछा जा सकता है। तो वेक्टरली जो है हम लोग इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे ये देखना होगा। तो इन वेक्टर फॉर्म अगर हम लोग देखें, इन वेक्टर फॉर्म में हम लोग किस तरह से इसको लिख सकते हैं। तो अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर का सिंबल लेंगे, डीबी के ऊपर में एरो डालेंगे। डीबी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई डीएल, ये आपका एक करंट एलिमेंट हो गया, उसको एज अ वेक्टर ट्रीट करेंगे, इंटू यहां पे लिखेंगे आर कैप बटा आर स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन नंबर 5। तो dB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई डीएल क्रॉस आर कैप बटा आर स्क्वायर। तो यहां पर आर कैप क्या होगा, एक यूनिट वेक्टर है जिसका मॉड्यूलस तो 1 होगा, लेकिन ये डायरेक्शन बताएगा। और डायरेक्शन जो है हम लोग मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का कैसे निकालते हैं, तो बाय मींस ऑफ राइट हैंड थंब रूल। अब यहां पे देखिए, ये जो आपका आर कैप है, अगर इसको हम लोग दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट करें, यहाँ पे जो सीपी देख रहे हैं, ठीक है, अगर ये आपका वेक्टर आर है तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई डीएल क्रॉस, यहाँ पे अगर वेक्टर आर लिखते हैं तो यहाँ पर आर क्यूब हो जाएगा। ये हो गया हम लोग का इक्वेशन नंबर 6। तो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई डीएल क्रॉस आर वेक्टर डिवाइडेड बाई आर क्यूब। कहने का मतलब यहाँ पर आर कैप था तो यूनिट वेक्टर था, 1 से मल्टीप्लाई किया, कोई फर्क नहीं पड़ा, वो डायरेक्शन बता दिया। यहाँ पे ये जो वेक्टर आर है वो डायरेक्शन बता रहा है, लेकिन अगर आर आप यहाँ पे लेके आ रहे हो तो कैसे लेके आओगे, ठीक है, ऊपर नीचे आर से मल्टीप्लाई करोगे। अब यहाँ पे देखो a क्रॉस b इज इक्वल टू ab साइन थीटा n कैप होता है, तो आई डीएल आर साइन थीटा हो जाएगा, आईडीएल आर साइन थीटा हो जाएगा। उसी को हम लोग आईडीएल क्रॉस आर लिख सकते हैं, राइट, डिवाइडेड बाय आर हो गया। तो दो तरह से हम लोग वेक्टरली इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो हो गया dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आईडीएल क्रॉस आर कैप बटा आर स्क्वायर, या फिर dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आईडीएल क्रॉस वेक्टर आर डिवाइडेड बाय आर। तो यहां पर हमने देखा कि एक छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की वैल्यू जो है वो हम लोग किस तरह से निकाल सकते हैं। अगर पूरा का पूरा होल करंट कैरिंग कंडक्टर का अगर हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन निकालने के लिए बोला जाता है तो हम लोगों को क्या करना होगा, वहां पर इंटीग्रेट करना होगा, ठीक है। अगर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन जो है पूरा होल करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, ये जो आप देख रहे हो एक्स वाई, अगर पूरे के पूरे होल कंडक्टर के लिए अगर निकालना होगा तो इस dB को जो है, ठीक है, आप जो देख रहे हो इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, यानी कि b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई डीएल क्रॉस आर बटा आर क्यूब, राइट। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई को बाहर निकाल दिया, इंटीग्रेशन हमने कर दिया आई डीएल क्रॉस आर डिवाइडेड बाई क्यू को, ये हो गया इक्वेशन नंबर 7। अब देखिए, आप सोचोगे इतना बड़ा डेरिवेशन है, इतना लंबा है, एक पेज है, कैसे याद करेंगे, ठीक है। तो इनफैक्ट फिजिक्स में जो है हम लोग कोई भी चीज को पढ़ते साइंटिफिक पढ़ते ना, तो हर एक चीज को रटने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ एक इक्वेशन याद करके आप पूरा का पूरा बायोट-सेवार्ट्स लॉ को आप याद रख सकते हो हमेशा के लिए, थ्रू आउट लाइफ, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो किसको याद रखना है, इसको याद रख लीजिए आप, dB is equal to mu naught mu r by 4 pi ideal sin theta by r square। पूछा जाएगा बायोट-सेवार्ट्स लॉ क्या है ना। तो आपको इस डायग्राम को समझना है कि xy जो है एक कंडक्टर है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट I पास कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे करंट कैरिंग कंडक्टर। इस करंट कैरिंग कंडक्टर का अगर एक छोटा सा पार्ट लिया जाता है तो उस छोटे से पार्ट को बोला जाता है करंट एलिमेंट। और इस बायोट-सेवार्ट्स लॉ में इसी करंट एलिमेंट की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन होगा इसकी वैल्यू जो है आपको प्राप्त होती है। यहां से ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है इससे r डिस्टेंस पे ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की बात हो रही है, उसको हमने माना है क्या, dB। अब देखिए ये जो आपका डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ कंडक्टर है ना, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द कंडक्टर है, और ये जो लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन करंट एलिमेंट टू द ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, दोनों के बीच में बनने वाला एंगल थीटा, इसकी समझ आपको सिर्फ होनी चाहिए। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट ए पॉइंट
ड्यू टू ए करेंट एलिमेंट इज नंबर 1 directly proportional to the magnitude of the electric current, directly proportional to the length of the current element, directly proportional to the sine of the angle theta made in between the direction of electric current and the line joining between current element to the observation point. हो सकता है ये लाइन आपको याद होने में दिक्कत हो, आप सिर्फ लिखोगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। एंड जो नंबर 4 है वह क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर of the linear distance between current element to the observation point, that is dV inversely proportional to r square। कॉम्बिनेशंस के बाद जो है आप सब एक दो बार जो है इसको देख लेंगे, ठीक है, वो आसानी से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, जब रिवीजन करने की बारी आएगी सिर्फ इस इक्वेशन को देखेंगे, बाकी सब आपको खुद से करना है, खुद से राइटिंग एबिलिटी जो है वो आपको अपने अंदर डेवलप करनी है। होप सो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।